तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम किल द विलेनेस का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब एरिस उस फॉर्चून टेलर लेडी से मिलने गई होती है एंड वो लेडी कहती है ब्यूटीफुल आउटसाइडर। ये सुनने के बाद दोनों में साइलेंस हो जाती है और वो रेड बाल वाली लेडी स्माइल करके उसे देख रही होती है जैसे वो एरिस को पहले से जानती हो। देन वो एरिस का हाथ पकड़ कर कहती है मुझे फॉलो करो माय डियर आउटसाइडर, और एरिस उसके पीछे चल रही होती है। वो लेडी उसे एक रूम में ले जाती है और एरिस वहाँ बैठकर ये इन कहती है ये इजी होना चाहिए, तुम मुझे पहले से जानती हो, मैं अपनी दुनिया में वापस जाना चाहती हूँ जहाँ से आई हूँ। और वो फॉर्चून टेलर लेडी जो सुनने के बाद कहती है माई आउटसाइड डियर आउटसाइडर, ये सुनने में सिंपल लग रहा है लेकिन ये नहीं है, प्लस मैं तुम्हारी सोल की सेंट को ये पता लगा सकती हूँ कि तुमने पहले बहुत कोशिश की है। एक सवाल करती है मेरी सोल सेंट, और लेडी कहती है यस, और आगे कहती है तुमने अपनी सोल को ख़त्म करने की कोशिश की है लेकिन इस दुनिया ने ऐसा नहीं करने दिया। ये सुनकर इरिस कुछ नहीं कह पाती बट मन में सोचती है ये ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये वाइल्ड गैस कर रही है। और वो लेडी कुछ टाइम मांगकर कुछ बनाने लग जाती है और इरिस को कुछ समझ नहीं आती कि ये क्या कर रही है। तब तक वो लेडी जो उसने बनाया होता है लिक्विड सा लाकर एरिस को के सामने रखती है और कहती है इसे पी लो, और एरिस भी लाइक ये सेफ होगा। और वो लेडी कहती है ये एक जहर तो है बट तुम्हारे लिए ये इंटरेस्टिंग कामों में से एक होगा। ये यहाँ एरिस की वो मतलब जो उसने सुसाइड की होती है उसकी बात कर रही होती है। एरिस पहले उस लिक्विड को देखती है देन पी लेती है और उसे पीने के बाद भाई उसका जायका ऐसा होता है कि एरिस को उल्टी की तरह फील हो रहा होता है। और वो लेडी कहती है ये ये लो कैंडी, ये तुम्हारे टेस्ट में मदद करेगी, उसे कैंडी देते हुए कहती है। और एरिस उस कैंडी को देखते हुए कहती है क्या मैं बच्ची हूँ? देन वो लेडी बैठते हुए कहती है मैं आई श्योर तुमने ये नोटिस तो कर लिया होगा कि मैं कोई नॉर्मल सी फॉर्चून टेलर लेडी नहीं हूँ। तो देन वो अपने हाथ में से एक ब्लू कलर की फ्लेम निकालती है और एरीज इस फ्लेम को देखकर शॉक हो जाती है। और वो लेडी खुद को इंट्रोड्यूस करवाती है और यहाँ हमें पहली बार उसका नाम पता चलता है जो कि होता है मीडिया। आई थिंक MEDE है इसका मतलब, ये स्पेलिंग है बट मैं इसे मिड्डा आई मीन मैडा बुलाने वाली हूँ। और और आगे कहती है कि मैं यहाँ की लास्ट लास्ट विच हूँ। और ये सुनने के बाद एरिस कहती है एक विच, और एरिस मन में सोचती है कि मुझे याद नहीं कि मैंने कभी इस बारे में नॉवल में पढ़ा होगा। आगे विच कहती है कि मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत सारे सवाल हैं पूछने के लिए लेकिन मैं हर एक का जवाब दूंगी अपने मतलब से। एरिस पूछती है अगर तुम इकलौती विच हो तो बाकी सारी के साथ क्या हुआ? तो आगे वो मैंडा मतलब कहती आई मीन विच जवाब देती है इस कॉन्टिनेंट पर मैं इकलौती हूँ ना कि इस दुनिया में, बाकी दूसरी और जगह पर जा चुकी है जहाँ पर हम जैसी और रहती है। देन एरिस पूछती है कि उन बाकी मतलब कि तुम्हारा कोई सर नेम नहीं है क्या, विच के पास फैमिली नहीं होती? इसके इस बात पर मैंडा जवाब देती है हम में से बहुत कम ही ऐसी होती है कि जो चिल्ड्रन को रखती है, बाकी हम अपनी इंडिविजुअली पर ज़्यादा ध्यान देती है बजाय फैमिली रखने के। हम एक दूसरे को बहनें मानती हैं और नॉर्मली हम एक दूसरे को फर्स्ट नेम से बुलाती हैं। एरिस मन में सोचती है कि मैं बहुत से सवाल पूछना चाहती हूँ लेकिन अभी के लिए ये सबसे ज़रूरी बात ये है। देन वो पूछती है क्या तुम मुझे बताओ कि अगर यहाँ कोई वापस जाने का रास्ता है? देन मैंडा स्माइल करती है और फिर कहती है अगर तुम अपनी लाइफ को लाइन पर लाओ तो मैं हेल्प करूँगी, जो कि तुम इकलौती आउटसाइडर हो तो मुझे पहले अपनी सिस्टर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, पता नहीं इसमें कितना टाइम लगेगा। और फिर सोचने वाली बात अंदाज में कहती है कि मैं अगर अभी स्टार्ट करूँ तो 2 वीक्स लेगा, प्लीज़ समझने की कोशिश करना कि ये टाइम लेगा क्योंकि वो सब इस कॉन्टिनेंट पर नहीं रहती। देन एरिस कुछ सोचते हुए कहती है क्या हो अगर मैं अपनी लाइफ को लाइन पर पुट ना करूं? देन मैंडा जवाब देती है माय डियर आउटसाइडर, ये ऐसा सवाल नहीं है जिसका जवाब मैं दूं। तुम यकीनन मैजिक और थियोलॉजी के बारे में नहीं जानती। थियोलॉजी एक डिवाइन क्रिएशन की स्टडी और मैजिक जो कि नेचर के लॉ को ट्विस्ट करना है। अगर तुम जानना चाहती हो तो किसी प्रीस्ट से पूछ सकती हो, मैं ये नहीं कह सकती कि तुम्हें जवाब मिलेगा या नहीं। देन वहाँ से उठते हुए कहती है मैं समझ गई,
और मैंडा कहती है मुझे पे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एरिस उसे पैसों की थैली देते हुए कहती है कि ये मेरे सीक्रेट के लिए है, तुम्हारा नहीं पता कि तुम कौन कि मेरी इस बात से मुकर जाओ। और ये सुनकर मैंडा पहले खामोश रहती है, लेकिन फिर कहती है वेल मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। और फिर वो मतलब कि उसे उस थैली को एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है मैं बहुत जल्दी कांटेक्ट करूँगी, तुम अपने मिरर अपने पास रखना। एरिस वहाँ से निकलने के बाद सोचती है यह फर्स्ट टाइम है मेरा किसी ऐसे करेक्टर से मिलना जो कि नावल में नहीं था। सिर्फ वक्त बता सकता है कि ये अच्छा है या बुरा। और भीड़ को देखते हुए कहती है कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों है, वहाँ बहुत सारी भीड़ भीड़ होती है। और एरिस मन में कहती है यीकस, और एक्साइटेड होते हुए कहते हैं ये वही शॉप है जिसके बारे में एम्मा बात कर रही थी, और ये सब लोग अंदर जाने के लिए लाइन लगा रहे हैं। देन टर्न लेते हुए कहती है मैटर नहीं करता कि कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन मैं वेट नहीं करने वाली, मैं किसी और टाइम इसे ले लूँगी। जैसे वो पीछे मुड़ती है किसी से टकरा जाती है और गिरने वाली होती है, वो शख्स इसे पकड़ कर गिरने से बचा लेता है। देन वो उस शख्स को देखती है जो कि कह रहा होता है क्या आप ठीक हैं?" एरिस सोचती है एक प्रीस्ट काले बाल और ब्राउन आंखों के साथ है, ये बंदा एक करेक्टर के साथ मैच कर रहा है। ये वो एक इंसान है जो कि हेलेना को अपनी पावर की वजह से वापस ज़िंदगी देता है, और वो इंसान कह रहा होता है मुझे खुशी हुई आप नहीं गिरे। इस इसे देखते हुए एरिस सोच रही होती है, और एरिस के लिए ये नर्क की दुआ करता है। एक हाई प्रीस्ट हब्रिस, ये अभी मेरे सामने स्माइल कर रहा है लेकिन बहुत जल्दी मुझसे नफरत करने लग जाएगा। बेचारे हब्रिस को कोई समझ नहीं आ रही होती कि ये मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, और उस पर लीन होते हुए पूछता है तुम कौन हो। ये सुनकर एरिस की आंखें शौक की वजह से फट जाती है और सोचती है मैं सांस नहीं ले सकती, इसका घूरना मुझे चुभ रहा है। क्या मुझे इसे सब बता देना चाहिए और इससे हेल्प मांगनी चाहिए? हब्रिस नॉवल में एक ऐसा करैक्टर था जिसने खुद की सारी पावर्स को सैक्रिफाइस करके ज़िंदगी में हेलेना को वापस लाया था। ये वो है जो मेरा दुश्मन बनेगा। अगर इसने फाइट कर लिया कि मैं रियल एरिस नहीं हूँ तो ये मुझे एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करेगा, या फिर अगर क्रॉस ब्रीज को पता चला तो वो मुझे किसी सहराई या आइसलैंड में सज़ा के तौर पर भेज देगा। मैं ये नहीं होने दे सकती। और हब्रिस से कहती है तुम मुझसे पूछ रहे हो मैं कौन हूँ? ये स्ट्रेंज नहीं है एक प्रीस्ट का अनमैरिड नोबल वुमेन से ये पूछना। और बेचारा हब्रिस बोलता है मैं मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तुम्हारे सोशल स्टेटस के बारे में नहीं पूछ रहा था। तो एरिस पूछती है तो फिर क्या मतलब था, और वहाँ लोग बातें करना स्टार्ट कर देते हैं क्या ये क्राउन प्रिंस के फियांसे नहीं है? लेडी एरिस यहाँ क्या कर रही है? हब्रिस ऑकवर्ड होते हुए कहता है मुझे नहीं लगता कि यहाँ बात करना सही होगा। एरिस सोचती है इसकी पोजीशन की वजह से आसपास के लोगों से ऑकवर्ड होगा। क्राउन प्रिंस की फियांसे होने की वजह से एरिस फेमस है। इसका एक ऐसे इंसान के साथ बात करना जो कि जिसने प्रीस्ट का रोब पहन रखा है लोगों का ध्यान खींचेगा। और उससे कहती है मुझे तुम मुझे इंटरोगेट कर रहे हो लेकिन खुद को एक्सप्लेन नहीं कर रहे। हब्रिस घबराते हुए कहता है ऐसा नहीं है मैं कभी भी, लेकिन तभी इसकी बात को कट करते हुए एरिस कहती है मुझे फील हो रहा था कि मुझे इंटरोगेट किया जा रहा है, लेकिन मेरी जगह पे कोई भी होता तो वो यही सोचता। क्या आप एग्री नहीं करते? और इसके इस करीब आते हुए कहती है अगर मैं आपकी चेस्ट को टच करूं तो क्या ये हरासमेंट की तरह नहीं लगेगा? बेचारा हब्रिस अपनी नज़र चुराते हुए कहता है मुझसे गलती हो गई, मैं माफ़ी मांगता हूँ। और एरिस इसे कहती है मैं माफ़ी एक्सेप्ट करती हूँ। और देन गुड बाय करते हुए वहाँ से चली जाती है, और हब्रिस जाते हुए इसे देख रहा होता है। कैरेज में बैठकर एरिस सोचती है मैं रिग्रेट कर रही हूँ ऐसा करके, मुझे उसके साथ होना रहना चाहिए था, और वो एक हाई प्रीस्ट है और मेरे पास और मौका नहीं होगा उससे मिलने का। विच ने कहा था कि ऐसा रास्ता होगा बगैर मरे वापस जाने का, लेकिन वो रास्ता कैथरल में मिलेगा। मुझे हब्रिस से हेल्प मांगनी चाहिए थी। ये फेयर नहीं कि मैं अपनी लाइफ को रिस्क में डालूं वापस जाने के लिए। मैं दोबारा वो दर्द फील नहीं करना चाहती और अपनी सुसाइड करने के टाइम को याद करती है। मरने से बेहतर एक ऐसे इंसान से मदद मांगना होगा। मैं सिर्फ नोवेल के बारे में जानती हूँ तो ये नहीं कह सकती आगे क्या होने वाला है। मैं बस होप कर सकती हूँ कि हब्रिस से दोबारा मिल सकूँ। देन वो घर आ जाती है और कैरी से नीचे उतर रही होती है तो नाइट कहता है नाइट सेरेमनी बहुत जल्द आने वाली है, क्या आप किसी पर्सनल नाइट को अपॉइंट नहीं करेंगी? और एडिस इसे देखते हुए कहती है हम तो वो नाइट कहता है अगर आप किसी को अपॉइंट नहीं करेंगी तो मैं आपके लिए हमेशा पर्सनल नाइट के तौर पर बेनिफिशियल रहूँगा। वो आपके लिए प्राइवेट और
ऑफिशियल मैटर्स के लिए यूज़फुल होंगे। और इसे देखते हुए एरिस कहती है ये अच्छा होगा मेरे पर्सनल कामों के लिए, लेकिन फिर उसे कहती है इसकी ज़रूरत नहीं। देन मन में कहती है क्या ये कोई पॉइंट बनता है इतने सर्विस को हाइड करने का, जब बहुत जल्द छोड़कर चले जाना। देन वो नाइट कहता है ये बदकिस्मती हो गई, यहाँ बहुत सारे नाइट है जो कि आपको सर्व करना चाहते हैं। एरिस कहती है मुझे। और वो नाइट कहता है ऑफ कोर्स नाइट की ख्वाहिश होती है एक ब्यूटीफुल लेडी को अपनी लाइफ सर्व करना। एरिस कहती है क्या क्या यूजलेस ड्रीम है। और सोचती है तो अपनी ज़िंदगी को एक ऐसी लेडी को सर्व करना जो कि ब्यूटीफुल भी नहीं है, कितना वर्थलेस है ना। ना एरिस तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। देन वो आगे मन में सोचती है मैं किसी की ज़िंदगी ऐसे साथ पे नहीं बांधना चाहती, और मैं किसी बोझ की तरह। और इस नाइट से कहती है दूसरे इसे पाकर खुश होंगे ना कि मैं, तो तुम्हें खुद के लिए जीना चाहिए। और मन में कहती है मेरी कोई टेंशन नहीं किसी की ज़िंदगी का बोझ उठाना और कि उनके ड्रीम को पूरा करने का। आगे वो कहती है हैब्रिस के बारे में बताती है ये वो इंसान है जिसे स्वीट्स बहुत पसंद है, अपनी पोजीशन के कारण वो इन्हें सीक्रेटली इंजॉय करता है। देन नॉवल में हलीना कह रही होती है मुझे माफ़ करना तुम्हें यहाँ लाने के लिए, मैं कैथरल में कॉमनर होने की वजह से इंटर नहीं कर सकती, तो तुम ये पत्तों की शेप वाली कुकी रख लो, तुम्हें पसंद है ना राइट। हबरिस बोलता है तुम्हें ये कैसे मिली, क्या तुम लाइन में खड़ी थी। हरीना कहती है मैं वहाँ कन्फेक्शनरी की गई और मुझे तुम्हारी याद आ गई। हबरिस कुछ समझ नहीं पाता और हलीना कहती है मुझे भी स्वीट्स बहुत पसंद है, प्लस ये और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट करती हैं जब दूसरों के साथ शेयर की जाए। और हैब्रिस शर्माते हुए थैंक्स कहता है। और एरिस आगे बताती है कि एक प्रिस्ट होने की वजह से वो हमेशा रुकावट ज़िंदगी गुजारता है, और थैंक्स टू हलीना जिसकी वजह से वो अपनी फीलिंग्स खुलकर एक्सप्रेस कर सका। और मेरा भी थैंक्स स्वाति को जिसकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं हर मतलब कि वीडियो का पार्ट डालती रहती हूँ और वो मेरी हर वीडियो के नीचे कमेंट करती हैं, तो थैंक्स टू स्वाति। तो बैक टू द स्टोरी। वो आगे कहती है कि मैं सारी रात जागती रही और ये याद कर पाई कि उसका अनरिक्वाइटेड लव। और देन सीन नेक्स्ट डे पे शिफ्ट होता है और एरिस बालकनी में खड़े होकर सोच रही होती है वो वहाँ शॉप के पास था कल, इसका मतलब वो अभी तक हलीना के प्यार में नहीं पड़ा। और हाँ गाइस, कल मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे भाई ने मेरा मोबाइल लाहौर लेके चले जाना, उसने अपना मोबाइल ख़राब कर दिया और मेरे मोबाइल उसने लेके जाना क्योंकि पिक्स वगैरह खींच रही है। तो मैं कल कोई भी पार्ट अपलोड नहीं कर पाऊंगी बट परसों ज़रूर डाल दूंगी, तो कल के लिए सॉरी। तो अब बैक टू द स्टोरी। किसी और के बजाय मुझे इससे पहले हासिल करना होगा। एरिस सोच रही होती है अगर वो हलीना के साथ प्यार में पड़ गया तो मेरी हेल्प नहीं करेगा, इसके करैक्टर को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि वो मेरा सीक्रेट किसी को बताएगा। जहाँ मैं उससे दोबारा मिल सकती हूँ वो वही शॉप है, अगर मैं वेट करूँ कि हबरिस इंपीरियल पैलेस विजिट करे तो और उसके ख्याल में कुछ ऐसा सीन चल रहा होता है। वो कह रही होती है हबरिस से कि मुझे तुम्हारी फेवर चाहिए, तुम वादा करो कि किसी को नहीं बताओगे। और हबरिस कहता है ये क्या है, और क्रोन प्रिंस कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पैलेस में सीक्रेट कन्वर्सेशन करने की, क्या तुम हाई प्रीस्ट को इंट्रोड्यूस कर रही हो। ये एक ऐसी बात है जो कि हिज जैसे सुनकर खुश हो गए। क्राउन प्रिंस इस सिचुएशन को गलत समझेगा, मेरी कोई अटेंशन नहीं इस हलीना के लवी डवी रोमांस को ख़राब करने की, लेकिन मेरे पास कोई और चॉइस नहीं। मैं उस शॉप के सामने जाकर वेट करूंगी जब तक वो वहाँ नहीं आ जाता। देन डोर नॉक होता है और बाहर से मेड कहती है माई लेडी क्या आप जाग गई, आपको जल्दी करना होगा, हिज मजेस्टी आपको पैलेस में बुला रहे हैं। शॉक होते हुए एरिस सोचती है हिज मेजेस्टी, क्या ये एम्परर के बारे में बात कर रही है। और यहीं पे हमारे पार्ट का एंड होता है। तो मिलते हैं अब परसों, बाय।